सुप्रभातम। आज हम लोग वर्ण और वर्णों के उच्चारण स्थान इस विषय पर बातचीत करेंगे। आपको मैं बताऊंगी और इसका आपके परीक्षा की दृष्टि से भी आगे भी हर जगह महत्व है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आता है वर्ण। तो वर्ण के लिए मैंने बताया था कि एक श्लोक है, नित्यावसाने नटराज राजः निनाद ढक्काम नवपंचवार। नित्यावसाने, नित्य की समाप्ति पर, नटराज राजः यानी शिव ने निनाद ढक्काम, निनाद मीन्स बजाया, ढक्का मीन्स डमरू, कितनी बार बजाया? नव पंचवार। नव और पंच यानी 9 और 5 यानी 9 5 14। 14 बार उन्होंने डमरू बजाया और 14 बार जो उन्होंने डमरू बजाया उससे सामान्य शब्द नहीं निकले, उससे ही ये वर्ण निकले। वही 14 माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। माहेश्वर सूत्राणी जो है उसमें यही 14 माहेश्वर सूत्र है। वह जो 14 माहेश्वर सूत्र है, ऐ उण ऋ ऋक ए ओम ऐ औच हयवरट लण यम गण लम झभया घट धश जब गड दश खफ छठ थ जट तव कपय सस शर। ये 14 है। अब इन पे हम यदि विचार करेंगे, यदि हम उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो हम देखेंगे कि इसमें स्वर और व्यंजन ये सारे वर्ण ही हैं। इसके अतिरिक्त एक वर्ण को भी न जोड़ना पड़ा न घटाना पड़ा। और सब चीज़ों में आप देखते हैं कि उसमें कम अधिक करना पड़ता है, कुछ नया एडिशन जुड़ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा होता है तो हटा दिया जाता है। लेकिन चूंकि यह माहेश्वर सूत्र है इसलिए इसमें एक शब्द भी न जोड़ने की, एक वर्ण भी न जोड़ने की आवश्यकता हुई और न इसको हटाने की आवश्यकता हुई। तो यह तो स्पष्ट है कि यह 14 माहेश्वर सूत्राणी में जो वर्ण आए हैं ये वर्ण है। अब आता है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण के लिए कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जैसे हम बातचीत करते हैं, वाक्यों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, तो वाक्य को हम तोड़ सकते हैं शब्दों में और शब्दों को भी तोड़ सकते हैं वर्णों में। जैसे उदाहरण है रामः, तो रामः को भी हम तोड़ सकते हैं र प्लस आ म प्लस अह, तो रामः बना जोड़ के। लेकिन अब हम कहें कि र को भी हम तोड़ दें या आ को भी हम डिवाइड कर दें, तो नहीं कर सकते। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह है वर्ण। स्पष्ट है। अब आते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान क्या है, इसको थोड़ा समझना होगा, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं। किसी भी वर्ण को हम जब बोलते हैं, हम बड़े बड़े भाषण ही क्यों न दे दे, वाक्य बोले, कुछ भी बोले, लेकिन वो सारे वाक्य में होते क्या है? वर्ण। मूलाधार तो वर्ण ही है ना। तो वर्ण को हम बोलते कैसे हैं, इसी का वर्णन इस उच्चारण प्रक्रिया में है। तो आपको ऐसे लगता है कि अरे इसमें क्या है, तो कुछ भी नहीं है, बस मुंह खोलते हैं, मुंह से ही वर्ण बोलते हैं, इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप यदि सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो हम एक वर्ण भी यदि बोलते हैं, इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया फॉलो होती है। जो हम बोलते हैं, आपने कभी यहाँ हाथ रख के देखिए, आपको लगेगा वायु, मुख से वायु निकलती है जब हम कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं। और वह वायु कहाँ से आती है? यह माना जाता है कि हमारे शरीर में 6 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। जब हम कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द बोलते हैं तो वायु मूलाधार से चलती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, और यहाँ से होते हुए तब मुख से निकलती है। इन चक्रों से वायु होते हुए मुख से निकलती है, तब हम कोई वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं। और मुख में अनेक वाग इंद्रिय हैं। मुख में स्पर्श, वाग इंद्रियों का, जिस वाग इंद्रियों का स्पर्श होता है उसी को हम उच्चारण, इस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं प, तो वायु चली मूलाधार से,
लेकिन मुख में आकर के मुख जो वाग इंद्रिय है उसमें हमको प प बोल रहे हैं, तो दोनों ओष्ठ का उच्चारण स्पष्ट हो रहा है, तो इसलिए हम प का उच्चारण स्थान कहते हैं ओष्ठ। हम कहते हैं क कहने पर जो वायु ऊपर मूलाधार से चली और मुख में आकर के कंठ से स्पर्श हुआ क बोलने में, तो इसीलिए हम कहते हैं कि क का उच्चारण स्थान है कंठ, है ना। तो इस तरह से एक लंबी प्रक्रिया है एक वर्ण को बोलने में भी, लेकिन क्या इतनी जल्दी होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन जहाँ वाग इंद्रियां वाणी कैसे बोलते हैं, वाग इंद्रिय आदि की चर्चा होती है, वहाँ इन सब का विस्तार से वर्णन है, तो आपको इतना विस्तार में नहीं जाना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, इतना ही पढ़ना है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है ना। तो इसके लिए हमारे संस्कृत में सबसे अच्छा है, आप मैथ भी बनाते हैं तो आप सूत्र रूप में उसको याद रखते हैं, फॉर्मूला याद रखते हैं, और फार्मूला याद रहने पे कोई भी मैथ आए आप फार्मूला को उसको बना लेते हैं और आसानी से बना लेते हैं। और यदि फार्मूला ही याद ना हो, सूत्र ही याद ना हो, फिर आपको कठिनाई होती है। तो वैसे ही हमारे संस्कृत में भी पाणिनि ने कुछ सूत्र दिए और उन सूत्रों के आधार पर हम किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान बता सकते हैं और 100% गलती की कोई संभावना नहीं, 1% भी गलती की संभावना इसमें नहीं है, क्योंकि सूत्र वाइज है। बस हमें सूत्र समझना है और सूत्रों के आधार पर बोलना है किस सूत्र वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे आप सूत्र देखते हैं, जैसे पहला है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। यहाँ अ का मतलब है अ और आ दो, कु का मतलब है कवर्ग, कवर्ग यानी क ख ग घ अंग, ह यानी ह, और विसर्ज यानी विसर्ग, यानी क्या हुआ अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। ये बस सूत्र आपको याद रखना है। दूसरा सूत्र है ईचु यशानाम तालु। ई यानी ई दोनों ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई, चू यानी चवर्ग ज छ ज झ य और ताला पेश, इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए इस श को ताला पेश कहते हैं, है ना। तो ई चवर्ग ज छ ज झ य और श, इन सब का उच्चारण स्थान है तालु। उसके बाद आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु री माने दोनों री, ह्रस्व री दीर्घ री टू यानी टवर्ग ट ठ ड ढ ण और र और श इसको इसीलिए कहते हैं मूर्धन्य श। इस जब श को बोलते हैं तो मूर्धा का स्पर्श होता है, इसीलिए इसको कहते हैं मूर्धन्य श। यानी क्या हुआ री टवर्ग र और मूर्धन्य श, इन सब का उच्चारण स्थान है मूर्धा। उसके बाद आता है ऋतु लशानाम दंता। ऋतु यानी त थ द ध न और ल और दंत स, इन सब का उच्चारण स्थान है दंत। उसके बाद आता है ऊपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। ऊ यानी ऊप दोनों, पु यानी पवर्ग प फ प भ म, इन सब का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसके बाद आता है एदैतोः कंठ तालु। एदैतोः मतलब है ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु दोनों। जहाँ ए और ऐ आएंगे तो यहाँ एक नहीं है, यहाँ दो उच्चारण स्थान है, कंठ और तालु, इसीलिए आता है एदैतो कंठ तालु। उसके बाद आता है ओदौतो कंठोष्ठम। ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। इनको बोलने में कंठ और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ती है, दोनों का स्पर्श होता है, इसलिए कहते हैं ओदौतो कंठोष्ठ, है ना। और उसके बाद आता है वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य यानी व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, ठीक है। और एक अंतिम आता है यमगणनानाम नासिकाचार। यहाँ आप देखेंगे कि इस सूत्र में सभी वर्णों के पंचम वर्ण हैं। य च छ ज झ य,
च वर्ग का अंतिम वर्ण है। य म कवर्ग का अंतिम वर्ण है। य म अंग कवर्ग का अंतिम वर्ण है। फिर ण ट ठ ड ढ ण टवर्ग का अंतिम वर्ण है। और न तवर्ग का त थ द न अंतिम वर्ण है। इनका आता है कि य मंग गण ना नाम नासिका च। इनका उच्चारण स्थान नासिका च यानी और नासिका भी है। यानी हम लोग जो शुरू से पढ़े हैं, जैसे पहला है अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो कवर्ग में ही तो अंग भी आता है, तो अंग का उच्चारण स्थान कंठ है और यहाँ आता है नासिका च और नासिका भी है। यानी हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, हम पहले क्या क्या देखेंगे वो भी जोड़ देंगे, उच्चारण स्थान क्या है, और एक उसमें नासिका भी जोड़ देंगे। यानी हर पंचम वर्ण में हर वर्ग के अंतिम वर्ण जो पंचम वर्ण है उनके उच्चारण स्थान में एक नासिका भी जोड़ देंगे, जैसे कंठ नासिका, तालु नासिका, मूर्धा नासिका, इस तरह से। ठीक है, तो यदि आप ये सूत्र याद रखते हैं तो आपको उच्चारण स्थान में कभी कोई समस्या नहीं। और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हर दिन एक बार पढ़िए। जब भी पढ़ने बैठिए तो एक बार आप समझ लीजिए कि जैसे मंत्रों का पाठ करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं, आप यह भी कह रहे जो शब्द का भी हम पाठ करते हैं, तो कहा गया ना अक्षरम ब्रह्मा, अक्षर भी तो ब्रह्म ही है। तो आप यही समझ लीजिए कि हम भगवान की पाठ स्तुति कर रहे हैं, पाठ ही कर रहे हैं, और एक बार इन सूत्रों का पारायण कर लें, यानी इसको पढ़ लें, तो आपको मुझे लगता है कि 10 दिन में याद हो जाएगा। ठीक है।